ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में तमिलनाडु खत्म कर लिया था, और तमिलनाडु के साथ ही हमारे भारत के जितने भी 28 राज्य थे वो सारे के सारे कवर हुए थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरी है? गिनकर देख लेते हैं। ठीक है, एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, ठीक है, पांचवा दमन दीव एंड दादर दादर नागर हवेली, समझा? पांचवा। उसके बाद छठवा अगर हम बात करें तो पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी कई जगह है इधर, सब मिला करके पुदुचेरी। सातवां है अंडमान निकोबार, और आठवां है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। तो ये सारे के सारे 8 जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरी पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसे यूनियन टेरिटरी बनाए क्यों जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती होगी, है कि नहीं? तो उसको समझते हैं। देखो, यूनियन टेरिटरी बनाने के 5 से 6 रीजन दिए जाते हैं। पहले एक एक लिख देता हूँ, फिर समझता हूँ रीजन क्या क्या हो सकते हैं यूनियन टेरिटरी। रीजन और यूटी, यूनियन टेरिटरी को शॉर्टकट में क्या रखें? ठीक है, देखो, पहला रीजन हो सकता है कि कोई भी भूमि का या जमीन का वो टुकड़ा, ठीक है, जो एरिया में बहुत छोटा हो। ठीक है, एरिया में क्या हो? एरिया में बहुत स्मॉल हो, एक ये वजह हो। दूसरी वजह हो सकती है कि वो जगह, मतलब कि लैंड का कोई ऐसा पार्ट जो ना सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज से क्या हो? इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट हो। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि कोई ऐसा प्लेस हो जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या हो? विवादित हो। विवादित मतलब डिस्प्यूटेड हो। डिस्प्यूटेड लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड। उसके बाद और क्या हो सकता है कि किसी भी एरिया का अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, है ना? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल क्या हो? इंपॉर्टेंस हो। पांचवी चीज और क्या हो सकती है कि जो जगह है वहां पर, जैसे कि मान लो कोई बड़ा सा स्टेट है, लेकिन इसमें एक छोटा सा जगह है जहां पर यहाँ की जो लोग रहते हैं ना, वो लोग किसी अलग सोसाइटी या अलग कल्चर को फॉलो करते हैं एज कंपेयर टू ए बड़े एरिया के। समझा रहा क्या? यानी कि किसी भी प्लेस की जो कल्चर है वो अलग हो उसके आसपास के एरिया से। ठीक है, कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस। ठीक है, कल्चरल डिफरेंस। और छठवां रीजन क्या हो सकता है कि जमीन का वो भाग, लैंड का वो भाग जो मेन लैंड से ना बहुत दूरी पर हो। ठीक है, मेन लैंड से दूर हो, जैसे हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। समझा क्या? तो डिस्टेंट फ्रॉम मेन लैंड, डिस्टेंट डिस्टेंट फ्रॉम मेन मेन। ठीक है, ये कुछ 5-6 रीजन्स हो सकते हैं किसी भी प्लेस को यूनियन टेरिटरी बनाने को लेकर। ठीक है, इसके बारे में आप समझ लेते हैं। ऊपर पहले हम देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो हमको पता है कि पूरा का पूरा 2019 से पहले ये पूरा का पूरा एरिया क्या हुआ करता था? एक स्टेट हुआ करता था, है ना? स्टेट। लेकिन हमको पता है कि बार बार यहाँ पर कश्मीर वाला मुद्दा होता था, पाकिस्तानी अटैक करते थे, यूएनओ में मामला चला जाता था, हर एक चीज को लेकर के हमारे आर्मी पर्सन मारे जाते थे।
ये जो एरिया था सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी साला इधर से चाइना जो कि अटैक करके कब्जा लेता था, है कि नहीं, चाइना घुस जाता गलवान वैली में, कहीं न कहीं अपना एरिया बना देता था। तो यहाँ पर स्टेट होना एक अच्छी बात नहीं थी। एक्चुअली स्टेट में कैसा था कि मैक्सिमम पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती थी, सेंट्रल उसमें ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी की खास बात क्या होती है कि जितने भी यूनियन टेरिटरी है वो सारे के सारे सेंट्रल के अंडर में रहते हैं, है ना, तो सेंटर के अंडर में रहते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी पर्पज से ये जो जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसे दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। क्लियर हुआ? तो ये दोनों को यूनियन टेरिटरी किस रीजन से बनाया गया? सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो नीचे हमें पंजाब और हरियाणा के बीच में एक जगह देखने को मिलेगी, चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूटेड थी, ठीक है। जो चंडीगढ़ एरिया है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूटेड थी। इसलिए सेंटर ने सोचा कि डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको यूनियन टेरिटरी कर देते हैं। ना तो पंजाब इस पर अपना अधिकार जमाएगा, ना ही हरियाणा। हमेशा हमेशा के लिए डिस्प्यूट खत्म, वो बन गया यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जैसे ही हम हरियाणा से नीचे आएंगे, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हमें मिल जाएगा दिल्ली। दिल्ली अब इस भारत पर हमको पता है अंग्रेज राज किए हैं। अंग्रेजों से पहले मुगल थे, मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत थी, है ना। दिल्ली सल्तनत से पहले जो कि अलग अलग मगध साम्राज्य, अलग अलग दूसरे राजाओं ने जो कि यहाँ राज किया है। तो उन सब जब राजा यहाँ पर राज कर रहे थे उस टाइम पीरियड में ये दिल्ली वाला जो एरिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कहा जाता था कि जिसका कब्जा दिल्ली पर हो गया वो पूरे भारत का राजा बन जाता था, है ना। तो इसकी वजह से दिल्ली को क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी इसकी वजह क्या है? यहाँ एक, ये तो पहली बात, ये भारत का कैपिटल बना। दूसरी चीज, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो दिल्ली समझ में आ गया, इतना क्लियर है? तो बताओ, पहले अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस वजह से यूनियन टेरिटरी बनाया गया? सिंपल वर्ड, सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस। दूसरी चीज, अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ को किस वजह से बनाया गया? डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है, डिस्प्यूटेड। तीसरी बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली, दिल्ली को क्यों बनाया गया यूनियन टेरिटरी? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। कल्चरल साइड नहीं, तो दोनों अलग बताता हूँ। कल्चर और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अलग चीजें होती है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, क्या तुम कह सकते हो कि दिल्ली में रहने वालों लोगों का कल्चर हरियाणा या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या उत्तराखंड इन लोगों से अलग है? नहीं, दिल्ली में तुम्हें हर स्टेट के लोग मिलेंगे। दिल्ली में तुम्हें हर स्टेट के लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां पर तुम्हें पूरा का पूरा एकदम या तो धोती कुर्ता पहनने वाले मिल रहे हैं या पगड़ी बांधने वाले मिल रहे हैं खाली, या तो पूरा टाई लगाने वाले मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ का कल्चर अलग नहीं है, वहाँ हमें मिक्स्ड कल्चर मिलता है। दिल्ली देख लो मतलब तुमने पूरा भारत देख लिया। दिल्ली को क्या कहा जाता है? मिनिएचर, है कि नहीं। मिनिएचर मतलब ऐसा जगह जहां पर हर चीजों का एक मिश्रण मिल जाए हमको, है कि नहीं। हाँ, तो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने रूल किया है और उनका एक अपना इतिहास रहा है। अंग्रेजों ने रूल किया है, उनका अपना एक इतिहास रहा है। इसकी वजह से इसे क्या बनाया गया है? यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो पहले यहाँ था दमन, ये था दीव, मतलब कि ये था दीव, ये था दमन, और यहाँ नीचे दादरा नागर हवेली। बाद में इन दोनों को मिला करके दमन दीव दादरा नागर हवेली कर दिया गया, ठीक है। दमन दीव, हाँ, नाम छोटा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया तो क्या करें।
हाँ, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो दमन दीव दादरा नगर हवेली की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो एरिया था, एरिया छोटा था। ठीक है, और यहाँ पर ना जो ये अपने डच वगैरह थे उनका कब्जा था। ठीक है, डच वगैरह थे उनका कब्जा, जैसे कि डचों ने पहले अपनी कोठी तो मछलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, लेकिन फिर अंग्रेजों के साथ डिस्प्यूट होता गया, डिस्प्यूट होने के साथ साथ धीरे धीरे ये लोग इधर उधर शिफ्ट होते रहते थे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसकी वजह से ये जहां से ये लोग जब यहाँ से निकले तो यहाँ यहाँ लोग जो थे यहाँ के, उनका थोड़ा थोड़ा जो कल्चर था वो अलग अलग हो गया था। तो आसपास के एरिया से जो कल्चर था वो अलग था, और ये जो जगह बच गई थी ना, ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल एरिया थे। तो इनको हम कह सकते हैं उतना कल्चरल नहीं, लेकिन स्मॉल एरिया होने की वजह से, इसकी वजह से स्मॉल एरिया होने की वजह से इसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। ठीक है, तो स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। ठीक है, स्मॉल एरिया, लैंड जो पोर्शन था वो था बहुत छोटू सा था। मैं क्लियर है? ओके, बहुत क्लियर। यहाँ पर दमन दीव में एक्चुअली क्या मैंने बोला, डच बोला क्या? डच नहीं, पोर्चुगल, पोर्चुगल, डच। पोर्चुगलों ने गोवा कब्जा किया था। गोवा कब्जा करने के बाद ऊपर ये लोग दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छीन लिया था ब्रिटिश से नहीं, यहाँ के राजा रजवाड़ों से। ठीक है, हाँ, ये लोगों ने जो पोर्चुगल था, पोर्चुगल ने ये सब एरिया छीन लिया था। तो यहाँ पर पुर्तगालियों का राज हुआ करता था। ठीक है, और पुर्तगालियों की वजह से यहाँ की थोड़ी सी जो कल्चर थी वो भी अलग हो गई थी, और दूसरी बात एरिया बहुत छोटा था। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है स्मॉल एरिया और पोर्चुगल थे, पोर्चुगल टेरिटरी थी वो। ठीक है, पोर्चुगल टेरिटरी। उसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें, नीचे आएंगे, नीचे हमको क्या देखने को मिलेगा? देखो, पुदुचेरी की बात करते हैं। पुदुचेरी में हम यहाँ देखेंगे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक जगह मिलेगा यनम। ठीक है, यनम। फिर आएंगे अगर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पुदुचेरी, उसी के नीचे कराईकल, और यहाँ क्या कहते हैं, केरला में माहे। ठीक है, केरला में माहे। ये चार जो जगह थी ना, चार जगह, इन चारों जगहों पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? फ्रेंच। ठीक है, फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो जब ये देश आजाद हुआ तो फ्रांसीसी यहाँ से गए नहीं थे। ठीक है, और फ्रांसीसियों का कब्जा होने के कारण यहाँ के जो लोग थे वो लोग धीरे धीरे फ्रेंच के कल्चर को अडॉप्ट कर लिए थे। अब जैसे अगर हम इनकी बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया, या तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है? वो लोग लुंगी पहनते हैं। ठीक है, सादा नॉर्मल जो कुर्ता रहता है वैसा पहनते हैं। ठीक है, ये लोग इतना टाई वाई और सूट बूट में भरोसा नहीं रखते हैं, मतलब कि इतना उनका पहनावा नहीं है। लेकिन ये जो यनम था, पोडुचेरी थी, और कराईकल था, माहे था, यहाँ के लोगों का क्या पहनावा हो गया था? यहाँ के लोग अपना टाई सूट पहनते थे, खाते टाइम गले में ऐसा वो लगाते ना, जो बचपन में हम लोग छोटे रहते थे तो हम लोग के गले में एक कपड़ा बांध दिया जाता था ताकि हम लोग का लार वगैरह ना चुए, और चुए भी तो उसी पे लग जाए। तो ये फ्रांस वाले साले ऐसे बड़े भी हो जाते हैं ना, फिर भी खाना वाना गिरा लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग दाग न लगे इसलिए कपड़ा खोस के खाते हैं। ठीक है, और भारत में ऐसा रहेगा, अगर कोई अच्छा आइटम खा रहा है वो गिर जाएगा तो हम लोग उठा लेंगे, बढ़िया माल था, गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के लोगों के ऊपर थोड़ा सा फ्रेंच कल्चर क्या हो गया, डोमिनेट करने लगा। ये लोग यहाँ के फ्रेंच भाषा बोलने लगे थे। इसकी वजह से जब देश आजाद हुआ तो देख 1947 में ये फ्रांसीसी यहाँ से गए नहीं थे। फ्रांसीसी यहाँ से 1956 में गए थे। कब गए थे? 1956 में। और जब 1956 में यहाँ से गए तब यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारी तो ऐसी सिचुएशन है, हम लोग अपने बाकी के जो एरिया है उनसे हमारा कल्चर तालमेल नहीं खाता है, हम लोग कैसे रहेंगे? तब सेंटर ने कहा एक काम करो, ये जितना भी एरिया है उसे क्या कर दो, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दो। समझा? हाँ, यहाँ पे फ्रांसीसी रहते थे,
तो यनम यनम हो गया, ये पुदुचेरी वाला एरिया हो गया, कराईकल हो गया, माहे हो गया, इन सब पर फ्रांस एरिया पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। अभी फ्रांसीसी चले गए हैं, लेकिन जो लोग वहां रह गए हैं वो फ्रांसीसी कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या? वो लोग अब लुंगी या जो कुर्ता नहीं पहनते, वो लोग टाई बूट, उनका खाने का कल्चर, फेस्टिवल अलग अलग हो गया है, सब फ्रेंच कल्चर में कन्वर्ट हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसकी वजह से इस एरिया को क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी। तो ये जो अगर कहेगा कि पौंडीचेरी, पहले पौंडीचेरी हुआ करता, पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी। पुदुचेरी जो जगह है, ये सारे के सारे 4 जगह, वो किस वजह से यूनियन टेरिटरी बनाया गया? तो कल्चरल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इनका कल्चर इनके आसपास का जो एक देश है, जो देश बोलो, जो राज्य है, उससे मैच नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ यनम का कल्चर आंध्र प्रदेश से मैच नहीं करता है, पुदुचेरी या कराईकल का कल्चर तमिलनाडु से मैच नहीं करता है, माहे का कल्चर यहाँ केरला वालों से मैच नहीं करता है या कर्नाटका वालों से मैच नहीं करता है। इसकी वजह से इसे क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब पूछेगा कि बताओ ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो दोनों समुद्रों से बॉर्डर शेयर करता है? तो 2 समुद्र से बॉर्डर शेयर करता है अपना, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। पुदुचेरी, पूरों को बोलना है पुदुचेरी। ये करिकल, यनम, माहे सब एक ही क्या है? पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी है। कहेगा कि ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? पुदुचेरी। यनम अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, पुदुचेरी एक अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, कराईकल अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, माहे अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट हो गया है। समझा? तो 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। कहेगा कि अब अगर ऐसे दे देगा, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, इन सब में से सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो सबसे बड़ा एरिया है ये पुदुचेरी का। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया पुदुचेरी का है। कहेगा सबसे छोटा एरिया किसका है? तो सबसे छोटा एरिया माहे का है, माहे। ठीक है, हाँ, पुदुचेरी में मैं पूछ रहा हूँ। ये चारों ऑप्शन देगा, यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, इन सब में से सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो पुदुचेरी का। ये जो तमिलनाडु में है ना, खाली पुदुचेरी लिखा है, उसका एरिया सबसे बड़ा है। कहेगा सबसे छोटा कौन सा है? तो माहे। समझा? कहेगा कि इन चारों में से सबसे नॉर्थ में कौन सा है? यनम। नॉर्थ में, ऊपर है ना, नॉर्थ में। और कहेगा सबसे साउथ में कौन सा है? कराईकल। समझा? तो इन चारों में से सबसे बड़ा एरिया किसका? पुदुचेरी। सबसे छोटा माहे। सबसे नॉर्थ में यनम। यमन नहीं रे, यनम। ठीक है, यनम, 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 यनम। ठीक है, यनम। और सबसे साउथ में, यस, कराईकल। ठीक है, कराईकल सबसे साउथ में, कराईकल। बता, ये जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी वाले एरिया पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। और दमन दीव दादरा नगर हवेली पर पुर्तगालियों का। ठीक है, दमन दीव दादरा नगर हवेली पर पुर्तगालियों का। इतना क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद अगर हम 2 यूनियन टेरिटरी देखें, तो लक्षद्वीप और जो है अंडमान निकोबार, ये दोनों ही हमारे मेन लैंड से दूर है कि नहीं? हाँ, अगर इन दोनों लैंड लैंड पार्ट पर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट दे देते, तो क्या पता चलता कि यहाँ पर चाइना इधर से आकर के स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ का मंत्री रहता उसको मिला लेता पैसा वैसा दे करके, और चाइना इस पे कब्जा लेता, या लक्षद्वीप पर कब्जा हो जाता, कोई आकर के पाकिस्तानी इधर से लक्षद्वीप पर कब्जा कर लेता पैसा दे करके। इसलिए ये दोनों एरिया मेन लैंड से बहुत दूरी पर थे, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसे क्या बनाया? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था तो
जवाहरलाल नेहरू ने पहले फटाक से सेना कहाँ भेज दी, लक्षद्वीप पर, कि जाकर के वहां पर कब्जा करो अपना। और जैसे ही हमारी भारतीय सेना पहुंची, कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद जो है यहाँ से पाकिस्तानी नेवी भी आ गई थी। तब तक पाकिस्तानी नेवी देखी वहां पर जो है इंडियन झंडा लहरा रहा है। वो लोग पूछे, आप लोग आ गए क्या? भारतीय सेना ने कहा हाँ। कहा खुदा हाफिज, बोलो जाओ। ठीक है, वो पाकिस्तानी वापस चले गए। फिर यहाँ जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप पर मुस्लिम जो संख्या है बहुत अधिक है। ठीक है, इसके लिए पाकिस्तान यहाँ आया था। सोचो अगर यहाँ पाकिस्तान का कब्जा हो जाता तो भाई साहब ये पूरा एरिया अशांत रहता साला। रोज आए दिन बम बारूद मारते रहते हैं। लेकिन आज ये भारत के अंडर में है। क्या कभी सुनने को मिलता है पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो गया, जबकि यहाँ पर 90% मुसलमान हैं। ठीक है, तो जब इंडिया आई और यहाँ पर पूछा गया इनसे कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ कि पाकिस्तान के साथ, तो लोग कहते हैं हम यही रहेंगे। इनको पता ही नहीं था कि भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है। ठीक है, तो ये दो यूनियन टेरिटरी समझ में आया किसकी वजह से, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार किस वजह से यूनियन टेरिटरी बनाया गया? मेन लैंड से दूर होने की वजह से। ठीक है, मेन लैंड से दूर होने की वजह से। इतना क्लियर है? ओके, कहेगा कि पूरे यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है अंडमान और निकोबार। ठीक है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज वो मैं दिखाता हूँ, वो उसमें दिख रहा है ना। अभी इसको अगर देखेंगे जूम करके तो काफी दूर तक कई आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो वहां पर हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर देखेंगे ना तो कई छोटे आइलैंड से मिलकर अपना ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यही है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, उसके बाद क्योंकि जब एरिया वाइज हम कहेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया ऐसे कवर होगा ना, कि यहाँ है, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे पूरा। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो ये एरिया वाइज सबसे बड़ा हो जाता है अंडमान और निकोबार। कहेगा कि भारत में सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है? भारत का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऐसे यूपीएससी के उसमें इंटरव्यू में पूछा था कि भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो जो इंटरव्यूअर था, मतलब देने वाला बंदा, कैंडिडेट, उसने कहा कि ये केप ऑफ कैमोरीन। तो सामने सर ने पूछा क्यों, अंडमान निकोबार को अपना नहीं समझते हो क्या? तो हाँ सर, सॉरी सर, जो कि उसका मुझे आइडिया नहीं है कौन सा है। ठीक है, तो हमारा अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये अंडमान में कई सारे, अभी हम आइलैंड पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ऊपर है नॉर्थ अंडमान, बीच मिलेगा मिडल अंडमान, फिर आएगा साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। ठीक है, ये है लिटिल अंडमान। फिर उसके बाद आएगा नीचे निकोबार आइलैंड। तो निकोबार आइलैंड में भी जो है हमें नीचे आएगा एक कार निकोबार देखने को मिलता है। ठीक है, कार निकोबार, मतलब ऊपर है कार निकोबार, फिर बीच में लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। ठीक है, यह है ग्रेट निकोबार। अब इसी ग्रेट निकोबार का सबसे निचला सेक्शन है इंदिरा पॉइंट। तो अगर कोई पूछेगा कि भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि भारत का मतलब मेन लैंड में सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो केप कैमोरीन। ठीक है, कन्याकुमारी का सबसे निचला सेक्शन केप कैमोरीन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारे जो 8 सारे के सारे क्या थे, यूनियन टेरिटरी के बारे में समझ में आ गया। अब देखो, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से मैंने बताया ना, ये क्या कहते हैं, अपना दिल्ली यूनियन टेरिटरी बना था। अच्छा, कुछ जगहों के जो यूनियन टेरिटरी उनके बारे में पूछता है कि अच्छा इसको बसाया किसने। तो जैसे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ को बसाने में
चंडीगढ़ को बसाने में इनका हाथ था, नेक चंद, नेक चंद, ठीक है, नेक चंद। क्योंकि चंडीगढ़ ना भारत का वो पहला जो कि यूनियन टेरिटरी, पहला अगर यूनियन टेरिटरी बोलो या पहला राज्य बोलो, क्योंकि उस वक्त जब देश आजाद हुआ था तो धीरे धीरे हर प्रोविंस को क्या किया जा रहा था, ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि यहाँ पर सड़कें कहाँ होंगी, नालियां किस तरीके से होंगी, घर कैसे बनेगा, मतलब एक तरीके से बसाया जा रहा था। तो सबसे पहला जो प्रोविंस था वो उसे बसाया गया था, वो चंडीगढ़ था, ठीक है। उसमें अंग्रेज तो थे ही, धीरे धीरे क्योंकि पूरा गए नहीं थे, उन लोग को बसाने में भी बहुत बड़ा हाथ था। तो अंग्रेज जब थे, अंग्रेजों ने नेक चंद को एक डिपार्टमेंट सौंपा था कि पूरा का पूरा जो ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देखोगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को बसाने किसने बसाया है, तो नेक चंद ने। और नेक चंद ने चंडीगढ़ में ये रॉक गार्डन को बनाया है, पूरा पूरा पत्थरों से बना हुआ, एक से एक बेहतरीन चीजें हैं। अगर कभी चंडीगढ़ जाना हुआ तो ये देखना बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। हर एक चीज पत्थर से बना हुआ है। तो कहेगा कि रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन को किसने बनाया, ओ सैनी भूल जाने का, नेक चंद, ठीक है, नेक चंद, नेक चंद। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1988 में, ठीक है। इनका जो घर परिवार था वो पहले लाहौर वाले, मतलब कि आज के टाइम का जो पाकिस्तान है वहां हुआ करता था, लेकिन जब डिवीजन हुआ तो उनका पूरा परिवार उठ करके कहाँ आ गया, चंडीगढ़ में आ गया था, ठीक है। तो डिवीजन के बाद तो चंडीगढ़ को किसने बसाया, नेक चंद। चंडीगढ़ में हमें क्या देखने को मिलता है, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने दिल्ली की, दिल्ली, दिल्ली शहर को बसाया था लुटियन ने, लुटियन, लुटियन, ठीक है, लुटियन। और इसने वहां का क्या बनवाया था, जैसे कि ये पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट है इसी के द्वारा पूरा डिजाइन दिया गया था। दिल्ली को बसाने में लुटियन और बेकर्ड ने एक्चुअली में मिलकर के पूरा पूरा डिजाइन दिया था पार्लियामेंट वगैरह का, लेकिन मोस्टली लोग लुटियन का ये नाम याद रखते हैं। इसलिए दिल्ली को लुटियन, ये पार्लियामेंट के आसपास का जो एरिया होता है उसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं। और कहा जाता है कि लुटियन ने इसे बनाया था बैठ करके यहाँ से देश को लूटने के लिए। मजाक भाई, ठीक है। तो लुटियंस दिल्ली। अब यही क्योंकि हमारे देश की आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई, और जब आबादी बढ़ती है तो क्या करना होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसमें पुराने वाले जो पार्लियामेंट है इसमें सीटें कम है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बढ़ा नहीं सकते। इसकी वजह से जरूरत को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए, देखा ना कितनी बार यहाँ पर अटैक हो चुका है? हाँ, तो सिक्योरिटी पर्पज को देखते हुए और नीड को देखते हुए अब ये ग्रेट रिश्ता प्रोजेक्ट को चालू किया गया है, जो हमारा नया पार्लियामेंट बनेगा, ठीक है। तो 2023 तक आई थिंक सो बन के रेडी वगैरह हो जाएगा। नया पार्लियामेंट का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, ट्रायंगुलर शेप में। इसमें बेहतरीन फैसिलिटी, बेहतरीन जो कि सिक्योरिटी, हर एक चीजों की सुविधा। जब कई सारे जो कॉन्फ्रेंस, मतलब कई सारे देशों के राष्ट्रपति आ जाएं, सब लोग आकर के आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो दिल्ली को किसने बसाया था, दिल्ली शहर को एडमिन लुटियंस ने, ठीक है, एडमिन लुटियंस ने। इसलिए दिल्ली को क्या कहा जाता है, लुटियन दिल्ली, लुटियन दिल्ली। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे हमने पूरा का पूरा स्टेट पढ़ लिया, पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी के बारे में समझ लिया, अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से कौन सी माउंटेन रेंज जाती है, हिमालय, हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हुआ करता था, पंजाब, है ना, पंजाब। नीचे वाला एरिया आता था, इसे कहते थे सिंध, ठीक है। ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र, यानी, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद इसका जो नीचे वाला ये सेक्शन है ना, इसे कहते हैं द्रविड़, द्रविड़, ठीक है। क्या कहते हैं, द्रविड़, द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ इंडिया, द्रविड़ इंडिया, ठीक है, द्रविड़ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद करें तो उत्तराखंड से एक नदी जाती है जिसको हम कहते हैं गंगा, और यहाँ से आकर के इसमें मिल जाती है जिसे हम कहते हैं यमुना, है ना, यमुना, समझ में आया? और बीचों बीच से एक मध्य प्रदेश के बीच से एक माउंटेन रेंज जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विंध्याचल। अरावली राजस्थान में है, देखो विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल। उड़ीसा का नाम क्या हुआ करता था, उत्कल, उत्कल, ठीक है, उत्कल।
और ये पूरा का पूरा क्या हुआ करता था? बंगाल। बंगाल। अगर हम इसको पूरा का पूरा देखें और अपने राष्ट्रगान को पढ़े तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा और विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। ये हमारा पूरा का पूरा राष्ट्रगान हमारे इस पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है ना? कैसे? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा और विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। समझा? तो जब कभी जनगण मन कभी पढ़ना या किसी को बताना, उसको बताना कि इस लाइन का मतलब क्या है एक्चुअल में। ये हमारे अखंड भारत की, कहते हैं अखंड भारत तो खैर अफगानिस्तान तक था, लेकिन एक बोलते हैं ना कि पाकिस्तान के टूटने से पहले जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था तो उस तरीके से पूरा जो राष्ट्रगान है वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था। समझा? उस भारत में हुए हर एक चीज, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदी हो, ठीक है, चाहे वो कोई राज्य हो, उन सबको इंक्लूड करके हमारे भारत की बोलते ना एक गौरव गाथा बनती थी। समझा? वे द्रविड़ कहेगा कि द्रविड़ इंडिया में कुल कितने राज्य आते हैं? तो द्रविड़ भारत या द्रविड़ इंडिया में कुल 4 राज्य। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, मतलब तेलंगाना तो यार आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था ना। तेलंगाना अभी हाँ तभी की बात वो है। ठीक है, तभी की बात वो है क्योंकि भूगोल कभी चेंज नहीं होता। तुम बीच में कुछ भी तोड़ फोड़ कर दो, जियोग्राफी में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि नहीं तेलंगाना भी, तो ये पूरा का पूरा तेलंगाना आंध्र प्रदेश क्या कहलाता था? आंध्रा ही कहलाएगा। ठीक है, तो अभी भी ये आंध्र प्रदेश ही कहलाएगा। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। तो दक्षिण भारत में 4 ही राज्य आएंगे। अब पता चला कि इसी में तोड़ ताड़ के और 2 राज्य कर दो, तो क्या उसको भी इंक्लूड करेंगे? तब तो पूरा का पूरा हमारा राष्ट्रगान गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे राष्ट्रगान में ये सिंध वर्ड क्यों है? सिंध वर्ड को हटाना चाहिए। तो ये सिंध क्यों हटाया? सिंध को अपने में शामिल कर लेते हैं, है कि नहीं? राष्ट्रगान में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करो कि सिंध भी हमारे में शामिल हो जाए, बात खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब एक लास्ट स्टोरी और समझा देता हूँ। जैसे ये जो द्रविड़ भारत है, इसी द्रविड़ भारत में ये नीचे का एरिया कहलाता था त्रावणकोर। ठीक है, क्या कहलाता था? त्रावणकोर। अगर हम भारत के गौरव को देखते हैं तो भारत में कुछ कुछ जगह ऐसे कुछ घटनाएं भी हुई हैं जो एक कहते हैं ना कि काले धब्बे की तरह हो जाती है। जैसे चांद बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन चांद में जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों की वजह से वहां पर रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से चांद में हमें दाग धब्बे दिखाई देते हैं, है ना? तो वैसे ही हमारे भारत की जो संस्कृति है बहुत खूबसूरत है। सदियों से चली आ रही ये जो नदियां हैं वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, हर एक चीज। लेकिन यहीं पर भी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि वो जो आज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आने वाले कई हजार सालों तक रहेगा। तो यहाँ की क्या स्टोरी की त्रावणकोर में जो दलित महिलाएं हुआ करती थी, ठीक है, SC ST वाले दलित महिलाएं, उनके स्तनों को ढकने नहीं दिया जाता था, और अगर कोई ढकना चाहता था उसके लिए टैक्स लिया जाता था, जिसे मूला कर कहते थे। ये वाला सेक्शन समझ आएगा कि ये त्रावणकोर की जो महिलाएं थी, दलित महिलाएं, उनको क्या किया जाता था? स्तन ढकने नहीं दिया जाता था। तो त्रावणकोर का राजा और वहां के जो हाई कास्ट के लोग होते थे, वो लोग ये क्या करते थे? इसका प्रोटेस्ट करते थे। वो लोग कहते थे कि अगर दलित महिलाएं भी अपना स्तन ढकने लगेंगी तो दलितों में और हाई जो कास्ट है उनमें क्या फर्क रह जाएगा? ठीक है, इन दलित लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता था कि अगर कहीं मंदिर है, ठीक है, अगर कहीं मंदिर है, मंदिर के सामने से रास्ता है, तो ये लोग को रास्ते से जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहाँ जो प्रीस्ट होता था, पंडित, कहता था कि तुम लोग अगर हमारे सामने से गुजर जाओगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सोच, हाँ ना, ऐसी सोच वाले भी लोग इस भारत में रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी जो संस्कृति है थोड़ी थोड़ी उस पर दाग पड़ जाते हैं। अब इसी चीज को सबको खत्म करने के लिए
जैसे कि एक महिला थी नलिनी नाम की, नलिनी, उसने कहा कि मैं तो अपने देखो फीमेल्स की कुछ हो ना हो, उनका जो आत्मसम्मान गौरव होता है ये सबसे बड़ा मायने रखता है, समझ आ रहा है। तो उसने कहा कि मैं, कोई कुछ भी रोके कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपना स्तन ढक के ही चलूंगी। तो जब ये चीज हुआ तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि कहा कि जाओ उसके यहाँ से टैक्स लेके आओ। उसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि बड़े जो लोग थे उन लोगों ने राजा से शिकायत करी। तो लोग जो ऑफिसर थे उसके घर पे गए। अब वो लोग खुद ही खाने के लिए तरसते रहते हैं, वो क्या टैक्स देंगे। उसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम टैक्स नहीं दे सकते। लेकिन वो जो ऑफिसर्स थे वो लोग उसको मजबूर करने लगे, तो उसने अपना पूरा ब्रेस्ट काट कर ही उनके सामने रख दिया। कहा कि जिस वजह से टैक्स लिया जा रहा है वही नहीं रहेगा तो मैं टैक्स पे दूंगी, जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस होता है और वो मर जाती है। और उसके इस मृत्यु के बाद वहां की दलित जितनी महिलाएं रहती हैं वो पूरी तरीके से रिवोल्ट कर देती हैं, और राजा को ये डिसीजन धीरे धीरे बदलना पड़ता है कि ये जो टैक्स है ये नहीं लेना चाहिए। मूला कर जैसे भी टैक्स इस भारत पर लगे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना, समझा। क्योंकि अगर हम किसी चीज का पॉजिटिव पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उसके नेगेटिव के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर है। तो यूपीएससी पढ़ते वक्त या यूपीएससी का कोई भी कोर्स पढ़ते वक्त हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी किसी चीज की सिर्फ अच्छाई नहीं होती, उसकी कोई ना कोई बुराई जरूर रहती है, या उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा चीज रहेगा जिसे हमें जानना जरूरी है। नहीं तो वो जब हम आंसर राइटिंग कभी लिखेंगे तो उसमें अगर ये चीज इंक्लूड करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि हाँ जो पर्सन है उसको अच्छाई और बुराई हर एक चीजों के बारे में पता है, कल्चर में क्या अच्छा था क्या बुरा था वो भी पता है। ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट है कोई भारत की, तो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कि खाली बुराई ही बुराई होती है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। तो जो अच्छाई है हमें वो अच्छाई बतानी चाहिए, और जो बुराई है उस बुराई को भी हमें जो कि उनको कहना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे में गलत है। समझा क्या। तो ये पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी समझ गया। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे वहाँ आइलैंड्स के बारे में। ठीक है।